बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में आपको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज मैं इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो इंग्लिश का पेपर है और उसके अंदर जो पोइट्री के सेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और में से मैंने को 30 के करीब 30 to 35 क्वेश्चंस मैंने आपके सिलेक्ट किए हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ बोर्ड्स में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं और हाईली एक्सपेक्टेड है इस साल भी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो हैं तादाद में ज़्यादा नहीं हैं और चूँकि ये क्वेश्चंस 3 से 4 दफ़ा मुख्तलिफ बोर्ड्स में पूछे गए हैं, सो दैट्स वाई मैंने उनको सेलेक्ट करके आपके लिए ये क्वेश्चन जो हैं ये लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स दिए हैं वो प्रॉपर लेंथ में हैं। आमतौर पर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी टीचर से पुट करते हैं कि सर क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। वैसे तो क्वेश्चन की जो लेंथ की रिक्वायरमेंट है ऊपर मेंशन होती है क्वेश्चन में, लेकिन ये जो लेंथ आपको मैं दिखाने लगा हूँ ये अप्रोप्रिएट यानी ये एक सूटेबल लेंथ है। और इसमें एफएससी का बच्चा भी यही लेंथ रखे और इंटरमीडिएट का जो स्टूडेंट है यानी एफएससी जो बिलोंग करता है या आईकॉम का है वो नस्बतन यानी कंपैरेटिवली जो है वो वीकर होते हैं। उनकी लर्निंग कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू एफएससी स्टूडेंट्स ज़रा कम होती है। सो दैट्स वाई वो उनमें से एक जुमला वो यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चंस की लेंथ बिल्कुल प्रॉपर की है ताकि एफएससी का बच्चा चाहे आईसीएस का हो, चाहे आईकॉम का हो और चाहे एफए का हो, वो सबको ये मटेरियल ताकि सूट करें। सो आइए स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान ज़ुबान में लिखे गए ये आंसर्स जो हैं ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और मैं क्वेश्चंस के साथ साथ मैं इसकी जो इंग्लिश है वो भी आपके साथ जो है मैं उसमें उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आपके लिए पेश करता हूँ। सो आइए स्टूडेंट्स, कबल इसके कि मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, मैं चाहूँगा कि आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा के इसे फुल जूम पे देखिए ताकि आपके लिए विजिबिलिटी बेहतर है। तो आइए स्टूडेंट्स, पोएम बाई पोएम और क्वेश्चन बाई क्वेश्चन जो है हम इसका आगाज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें से स्टूडेंट्स आपके लिए मैंने सेलेक्ट किया है वो ये है कि वाई डज़ द पोएट कॉल द अपर लीव्स द रिच लीव्स। अब पहली नज़म द रेन है हमारे सिलेबस में शामिल। उसमें शायर ने उस बारिश नामी नज़म में शायर ने दरख्तों के जो पत्ते जो अपर लीव्स हैं उनको अमीर पत्ते कहा है और जो लोअर लीव्स होते हैं जो नीचे वाले पत्ते हैं उनको गरीब पत्ते कहा है। क्यों कहा है? ये नज़म जो है चूँकि स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सिंबॉलिक सेंस में लिखी गई नज़म है। वैसे तो द रेन जो है एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन शायर ने इसको डीपर सेंस में जाके वास्टर सेंस में जाके डिस्कस किया है। तो जब बारिश के कतरे गिरते हैं तो सबसे पहले जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो पहले वेट होते हैं, गीले होते हैं, और जब उनका दामन पूरी तरह तर हो जाता है तो फिर वो नीचे वाले पत्तों को पानी शिफ्ट करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हम सिंबॉलिक सेंस में बात करें तो कुदरत जो है जब किसी को देती है, नवाजती है, उनके ऊपर अनायात की बारिश करती है तो वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद वो नीचे जो अनायात की बारिश जो है वो नीचे मुंतकिल करते हैं। तो एक बड़ा प्यारा मंजर बनता है, बड़ा एक लवली साइट होता है। देने वाला देकर खुश होता है और लेने वाला लेकर खुश होता है इस सेंस में। तो स्टूडेंट्स आइए इसके हम स्टेटमेंट को देखते हैं। ये सिंबॉलिक सेंस में लिखी गई नज़म है। इसका आंसर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ कि शायर ने ऊपर वाले पत्तों को अमीर पत्ते क्यों करार दिया है। जवाब है द पोएट कॉल्स द अपर लीव्स। शायर ऊपर वाले पत्तों को पुकारता है। कॉल का माना पुकारना, करार देना इसका माना होता है, कहना, करार देना। कॉल्स द अपर लीव्स, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपर लीव्स को द रिच लीव्स, अमीर पत्ते, बिकॉज दे आर फुली वेट, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर भीगे होते हैं विद रेन वाटर, बारिश के पानी से। द अपर लीव्स, ऊपर वाले पत्ते, गिव वाटर, पानी देते हैं, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। ये फ्रेज़ नोट कीजिए स्टूडेंट्स, आपने ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप यूज़ करना है, यानी कतरा कतरा करके, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। टू द पुअर लीव्स, गरीब पत्तों को, विच आर बेनेथ, जो नीचे होते हैं। तो नीचे वाले पत्तों को गरीब पत्ते करार दिया है, ऊपर वाले पत्तों को अमीर पत्ते करार दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा हम स्पीडीली इस काम को वाइंड अप करते हैं। व्हाट विल हैपन, क्या होगा आफ्टर द रेन स्टॉप्स, जब बारिश रुक जाती है। ये क्वेश्चन भी द पोएम से लिया गया है, द रेन से लिया गया है। व्हाट डिस्क्रिप्शन, और कौन सी मंजर कशी। डिस्क्रिप्शन का माना मंजर कशी होता है। ये वर्ड डिस्क्राइब से निकला है, डिस्क्राइब का माना बयान करना होता है, तो ये उसका नाउन है डिस्क्रिप्शन, मंजर कशी। सो व्हाट डिस्क्रिप्शन ऑफ सनशाइन आफ्टर रेन, यानी बारिश के थमने के बाद सूरज का जो निकलना है या धूप का जो निकलना है, ये कैसी मंजर कशी है जो शायर ने दी है। और यहाँ पर क्वेश्चन
क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ डज़ द सीनरी लुक आफ्टर रेन, यानी बारिश थमने के बाद या बारिश होने के बाद का जो मंजर है वो कैसा होता है। सो आइए इन तीनों सवालों का जवाब हम एक ही हेडिंग में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत ही मुख्तसर सवाल जवाब मैंने आपका आंसर मैंने आपके लिए दिया, बहुत आसान जुबान में सेंटेंसेस है, आप नोट कीजिए। अकॉर्डिंग टू द पोइट, शायर के मुताबिक, व्हेन द सन अपीयर्स, जब सूरज नमूदार होगा, आफ्टर द रेन, बारिश के बाद, द सन विल शाइन ब्राइटली, तो सूरज आबोताब के साथ चमकेगा। द वंडरफुल लाइट, और हैरत अंगेज रोशनी, विल स्पार्कल, स्पार्कल का माना चमकाना होता है, शाइन करना होता है, रोशन करना होता है। ईच ड्रॉप ऑफ रेन, बारिश के हर कतरे को, इट विल बी अ लवली साइड, ये खूबसूरत मंजर होगा। द एटमॉस्फेयर बिकम्स वॉश्ड, और माहौल धुला धुला, वॉश्ड मीन धुला हुआ, निखरा हुआ, धुला हुआ बन जाता आफ्टर रेन, बारिश के बाद। इस पर क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू यू फील आफ्टर रीडिंग द पोएम द रेन, नज़म द रेन को पढ़ने के बाद आप कैसा फील करते हैं। ये इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़रा तरतीब गलत हो गई, देख लीजिएगा। तो इसका आंसर है कि आई फील क्लोजर टू नेचर, व फितरत के करीब तर महसूस करता हूँ आफ्टर रीडिंग द पोएम द रेन, नज़म द रेन को पढ़ने के बाद। द पोएम द रेन इज़ द म्यूज़िकल डिस्प्ले ऑफ रेन, और इसमें जो रेन का एक म्यूज़िकल डिस्प्ले यानी एक मौसीकी से भरी नुमाइश है वो राइटर ने में पोइट ने में यहाँ पे दिखाई है। रेन इज़ अ ग्रेट फिनोमिना ऑफ नेचर, और ये फितरत का एक बहुत बड़ा शोबा है, एक ग्रेट फिनोमिना है। फिनोमिना, इसको हमने फिनोमिना पढ़ना होता है, स्पेलिंगों में तो ये फिनोमिनन है, लेकिन हमने इसको फिनोमिना पढ़ना है, फिनोमिना ऑफ नेचर। द पोइट सेज दैट एटमॉस्फेयर बिकम्स फ्रेश, माहौल फ्रेश बन जाता है, तरोताज़ा बन जाता है, एंड शाइनिंग, और रोशन बन जाता है आफ्टर द रेन स्टॉप्स, बारिश के रुकने के बाद। इस बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3, इनफैक्ट ये 4 है, देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द रेन, नज़म द रेन का थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, मरकज़ी ख्याल क्या है। सो व्हेन वी रीड द पोएम सिम्बॉलिकली, अब सरफेस लेवल पे देखें तो नज़म सिंपल इंसिडेंट ही है बारिश का, लेकिन ये है कि सिंबॉलिक सेंस में जाकर देखें, डीपर लेवल पे जाकर देखें तो वही पॉइंट थीम इन इट, तो हमें इसके अंदर थीम भी नज़र आता है। सिंबॉलिकली द रिच लिव्स मीन्स द रिच पीपल, सिंबॉलिकली अमीर पत्तों से मुराद अमीर लोग हैं, हु गिव अवे, जो तकसीम करते हैं देयर फेवर्स, अपने अनायात, यानी अनायात की शक्ल में, ज़कात की सूरत में, सदक़े की सूरत में, खैरात की सूरत में, टू द पुअर पीपल, गरीब लोगों को। द पोइट, ये सॉरी द पुअर नहीं है, द पोइट है। द पोइट सेज दैट आफ्टर द रेन ऑफ फेवर, कि अनायात की बारिश के बाद, एवरी वन लुक्स टू बी हैप्पी, हर कोई खुश दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 है, हाउ डू द पुअर सफ़र इन द रेन, यानी जब बारिश होती है तो गरीब जो हैं उनको क्या क्या तकलीफ़ पहुंचती है। तो वैसे तो बारिश जो है ये कुदरत की नेमत है, लेकिन वो लोग जो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनके घर कच्चे मकानात होते हैं, मडी हाउसेज होते हैं, जिनकी गलियाँ जो है वो पेव्ड नहीं है, पक्की नहीं है, वहाँ पे उनके लिए मसाइल होते हैं। तो वो मसाइल को क्वेश्चन भी इम्तिहान में पूछा गया, एक बार वो आपके लिए डिस्कस करता हूँ। द पुअर, गरीब लोग जो हैं, सफ़र और लॉट, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में आ जाते हैं इन द रेन, बारिश में। इन द रेन देयर मडी हाउसेज, उनके जो मडी हाउसेज हैं, कच्चे मकान हैं, कोलैप्स डाउन, गिर जाते हैं समटाइम्स, और उससे हादसे हो जाते हैं। द पुअर एरियाज़, गरीब इलाकों में, द रेन वाटर स्टैंड्स, बारिश का पानी खड़ा रहता है, फॉर मैनी डेज़, कई कई दिन, देर दिस रेन वाटर बिकम्स ए ट्रबल फॉर द पुअर, और यही रेन वाटर जो है वो गरीबों के लिए ट्रबल का बायस बन जाता है, परेशानी का, बाज़ का तकलीफ़ का बायस भी बनता है। ये आपके 4 से 5 क्वेश्चंस थे पहली पोएम के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब हम दूसरी पोएम द रेन के 3 से 4 क्वेश्चंस पढ़ते हैं, और ये जो स्टूडेंट्स 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं, ये मैंने आपको बताया कि हाईली एक्सपेक्टेड है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। पहला क्वेश्चन देखते हैं द नेक्स्ट पोएम का, और तरतीब के लिहाज से टोटल ये 5 नंबर क्वेश्चन, आइए इसको देख लेते हैं। व्हाट डज़ द नाइट मेल ब्रिंग, ये जो नज़म नाइट मेल है, पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एक गाड़ी, एक ट्रेन का जिक्र किया गया है, जिसे नाइट मेल से मंसूब किया गया है, और ये मेल यानी डाक ले जाने वाली गाड़ी। ये मेल के स्पेलिंग आप नोट करें स्टूडेंट्स, तो MAIL मेल है। बाद स्टूडेंट्स इसको MALE मेल लिख देते हैं, जिसका माना मर्द होता है, मुज़क्कर होता है। द नाइट मेल ब्रिंग्स डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्टल मटीरियल, और नाइट मेल जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का डाक का सामान लेके आती है, क्योंकि ये नाइट मेल डाक यानी ये डाक ले जाने वाली गाड़ी है। इट ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द रिच, ये अमीरों के लिए ख़त लेके जाती है, लेटर्स फॉर द पुअर, और गरीबों के लिए भी ख़त लेके जाती है। यूँ ये सबको ही सर्विस प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन का बाकी सा नेक्स्ट देखते हैं। इट ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द लवर्स आल्सो, और ये मोहब्बत करने वालों के ख़त भी लेके जाती है, जैसे शॉपकीपर का जिक्र किया गया नज़म के अंदर, तो शॉपकीपर से हमने ये जुमला बनाया है कि इट ब्रिंग्स चेक्स फॉर द बिजनेसमैन, और ये कारोबार करने वाले लोगों के लिए, शॉपकीपर्स के लिए चेक वगैरह भी
लेके जाती है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइट मेल का, वो ये है कि हाउ डू द बर्ड्स रिएक्ट, परिंदे अपना क्या रिएक्शन देते हैं एज द नाइट मेल अप्रोचेज, जैसे ही नाइट मेल उनके करीब से गुजरती है। तो दरख्तों पे बैठे परिंदों का रिएक्शन हमने बताना है। ये इम्तिहान में कई बार ये क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स, आप देखिएगा। और या फिर व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द नाइट मेल ऑन द बर्ड्स, या फिर क्वेश्चन इस वर्ड्स के साथ भी आ सकता है कि नाइट मेल के क्या असरात पड़ते हैं, क्या इफेक्ट पड़ते हैं परिंदों पर। इसका आंसर हम देखते हैं। वन द नाइट मेल अप्रोचेज, जब नाइट मेल करीब आती है, द बर्ड्स कीप सिटिंग, तो परिंदे बैठे रहते हैं ऑन द ट्रीज, दरख्तों पर। कुछ फ्लाई भी कर जाते हैं, उड़ भी जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो है वो क्या, राइटर कहता है कि वो बैठे रहते हैं। दे टर्न देयर हेड्स, और चूँकि वो ट्रेन से एक दूर फासले पे दरख्त होता है वहाँ बैठे होते हैं, सेफ डिस्टेंस पे बैठे होते हैं। सो दैट से भी वहाँ बैठे बैठे अपना सर घुमा के देखते हैं। दे टर्न देयर हेड्स एंड स्टेयर एट द ट्रेन, और ट्रेन को घूर के देखते हैं वाइल सिटिंग ऑन द ट्रीज, दरख्तों पर बैठे बैठे। इसके बाद स्टूडेंट्स, चूँकि इस नज़म के अंदर इस स्पेशल ट्रेन की कुछ अहम खसूसियात और क्वालिटीज़ का जिक्र किया गया है, तो आपसे अक्सर इम्तिहान में वो क्वेश्चन पूछता है कि उसकी स्पेशल क्वालिटी क्या है या कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। तो आइए हम इसको देख लेते हैं कि इस नाइट मेल की कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं वो बताई गई हैं। व्हाट इज़ द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द नाइट मेल, इस नाइट मेल नामी गाड़ी की क्या क्वालिटी है, स्पेशल क्वालिटी क्या है, ख़ास क्वालिटी क्या है। और या फिर व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द नाइट मेल हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, इस नज़म में नाइट मेल की कौन कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं। इसका आंसर देखते हैं। मैनी क्वालिटीज़ ऑफ नाइट मेल की बहुत सी खूबियाँ, कि नाइट मेल जो है आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई इसका मसला नहीं है। हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, नज़म में बयान की गई हैं। इट इज़ पंक्चुअल, ये ट्रेन जो है ये पंक्चुअल है, ये इट लफ्ज़ जो है ये नाइट मेल के लिए इस्तेमाल किया गया, ये प्रोनाउन है, और ये पंक्चुअल होती है, ये वक्त पे आती है, ड्यूटीफुल फरशनास है, केयरिंग है, ख्याल रखने वाली है, फुल ऑफ सर्विस, और सबको सर्विस देती है, खिदमत फराम करती है। बट पंक्चुअलिटी इज़ इट्स स्पेशल क्वालिटी, लेकिन वक्त पे आना, पंक्चुअलिटी जो है इसकी स्पेशल क्वालिटी है। इट इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, और ये हमेशा वक्त पर ही आती है। इसके बाद नाइट मेल का एक और क्वेश्चन है, 20 बार ये मुख्तलिफ बोर्ड्स में आया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है कि व्हाट डू द शीप डॉग्स डू, यानी शीप डॉग्स ये भेड़ों की रखवाली करने वाले कुत्ते हैं। इस पोएम के अंदर उनका जिक्र किया गया है कि शीप डॉग्स का क्या रिएक्शन होता है एट द अराइवल ऑफ द नाइट मेल की आमद पर, यानी नाइट मेल जब उनके पास से गुजरती है तो वो क्या रिएक्शन देते हैं। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट यूँ भी आ सकती है, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द शीप डॉग्स। तो आइए देखते हैं ये जो शीप डॉग्स हैं वो कैसा रिएक्ट करते हैं। और इनफैक्ट रिएक्ट नहीं करते बल्कि वो अपने पंजों के ऊपर पंजे मार के लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं। ये देखें, शीप डॉग्स शो नो रिएक्शन, शीप डॉग्स जो है वो कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाते एट द अराइवल ऑफ द नाइट मेल की आमद पर। शीप डॉग्स जो है कीप स्लीपिंग, सोए रहते हैं विद देयर पाज अक्रॉस, पंजे के ऊपर पंजा मारकर। मोर ओवर शीप डॉग्स कैन नॉट चेंज इट्स कोर्स, और शीप डॉग्स जो है वो भौंक कर, उनके पीछे लगकर इस गाड़ी का रास्ता बदल नहीं सकते, इसका रास्ता जो कोर्स का माना या रास्ता है बदल नहीं सकते। ये नाइट मेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स। अब हम तीसरी पोएम के क्वेश्चंस लेते हैं। पोएम का नाम है द लेवल्स ऑफ द ट्रीज द चेरी नाउ, यानी अब के बाद अब जो है चेरी ही सबसे खूबसूरत दरख्त है। इस पोएम के अंदर राइटर ने चेरी नामी दरख्त की जो खूबसूरती है उसका जिक्र किया है, और इस सिंबॉलिक सेंस में ले जाकर देखें तो राइटर ने कहा है कि जैसी चेरी जो है वो कलरफुल है, खूबसूरत है, ऐसे पूरी दुनिया जो है वो क्या है, खूबसूरत है। और जैसे इस चेरी को देखने के लिए शायर के पास वक्त की किल्लत है, ऐसे ही हम इंसानों के पास पूरी दुनिया की ब्यूटी को देखने के लिए वक्त की किल्लत है, शॉर्टेज है। इंसान की जो एक्सपेक्टेड एज है 70 ईयर्स राइटर जिक्र करता है, और शायर 50 साल का हो चुका है, और अभी उसके पास जो है शायर 20 साल का हो चुका है, और अभी उसके पास सिर्फ 50 साल बाकी बचे हैं इस कुदरत की खूबसूरती को देखने के लिए। इस तरह की ये पोएम है। आप इसको डिटेल वहाँ से बुक से लेके ये क्वेश्चन याद कीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, शायर के मुताबिक चेरी इज़ द लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज, कि चेरी जो है हसीन तरीन दरख्तों में से एक है। इट लुक्स अट्रैक्टिव, ये दिलकश नज़र आता है, एंड चार्मिंग। इट ब्रांचेस आर बेंडिंग, इसकी शाखें झुकी होती हैं, बिकॉज इट इज़ लोडेड विद फ्लावर्स, क्योंकि ये फूलों से लदा होता है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, एज इफ़ गोया के जैसा कि चेरी इज़ वेयरिंग वाइट ड्रेस, कि चेरी ने भी वाइट ड्रेस पहना हो। वाइट ड्रेस का जिक्र वो इसलिए कर रहा है क्योंकि चेरी जो है उसके जो फूल हैं वो वाइट कलर के होते हैं। इट सीम्स एज इफ चेरी आल्सो वांट्स टू शेयर द सेलिब्रेशन ऑफ ईस्टर, और ऐसे लगता है कि जो कि ये अप्रैल के महीने में ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है जो क्रिश्चियंस के लिए है, क्रिश्चियंस ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। तो दैट्स वाई उसने कहा है कि ऐसे लगता है कि जैसे वाइट कलर का फूल जो है जो कि उसके ऊपर उगे हुए हैं, और वो वाइट कलर का जो लिबास उसने पहना हुआ है वो ईस्टर की सेलिब्रेशन यानी ईस्टर के जश्न में शामिल होने के लिए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, इसी पोएम में से है, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज द पोएट मीन, शायर की क्या मुराद है, ऑफ माई 3 स्कोर्स एंड 10, यानी मेरे 3 स्कोर्स और 10 से। याद रखें जी, स्कोर एक यूनिट है चीज़ों को काउंट करने के लिए, जैसे दर्जन 12 चीज़ों का यूनिट होता है, इस तरह स्टूडेंट्स आप याद रखें ये जो स्कोर है ये 20 चीज़ों का यूनिट होता है। तो 3 स्कोर्स एंड 10 का मतलब होगा उसकी उम्र 70 साल। तो ये मैंने यहाँ पे छोटे से इसके 3 या 4 सेंटेंसेस बना के इसका आंसर जो है वो लिखा है। आइए स्टूडेंट्स हम इसको देखते हैं। बाय द फ्रेज़, ये एक फ्रेज़ है स्टूडेंट्स, याद रखें इसका माना फ्रेज़ का माना जुमला होता है, अल्फाज का एक ग्रोह होता है 70 साल। तो ये एक फ्रेज़ है, इसको मैंने लफ्ज़ फ्रेज़, बाय द फ्रेज़ ऑफ माई 3 स्कोर्स एंड 10, यानी ये जो फ्रेज़ जो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इससे द पोएट मीन्स दैट, शायर की मुराद है ही इज़ 70 ईयर्स ओल्ड, के वो 70 बरस का हो चुका है। याद रखें स्टूडेंट्स को 1 स्कोर इज इक्वल टू 20, एक स्कोर 20 के बराबर हो गया, और 3 स्कोर कितने हो गए 60 एंड 10, और यूँ 70 साल हो गए। सो इसका हम यहाँ पे प्रॉपर जवाब यूँ देंगे, द पोएट थिंक्स अबाउट हिज एक्सपेक्टेड एज, शायर अपने मतवक्की उम्र के बारे में सोच रहा है कि उसके स्कोर्स पर उसकी ज़िंदगी कितनी है, विच इज़ 70, देयरफॉर द 3 स्कोर्स एंड 10 आर इक्वल टू 70। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी पोएम से लिया गया है। क्वेश्चन है वाई आर 50 स्प्रिंग्स, क्यों 50 बहारें जो हैं, 50 स्प्रिंग्स का मतलब 50 बहारें हैं, 50 बहारें क्यों हैं, लिटल थोड़ी, रोम यहाँ पे वक़्त होगा, 50 बहारें क्यों थोड़ी हैं, टू सी द चेरी, इस चेरी को देखने के लिए। चूँकि मैंने आपको बताया कि शायर जो है वो पूरी दुनिया की ब्यूटी से इसको तशबीह दे रहा है सिम्बॉलिकली, तो पूरी दुनिया को ब्यूटी को देखने के लिए 70 साल जो कि क्रिश्चियनिटी के मुताबिक इंसान की एक्सपेक्टेड एज है वो 70 ईयर्स जो वो थोड़े हैं, और शायर अभी 20 साल का हो गया है और अब वो ब्यूटी कॉन्शियस हो गया है। उसे पता चला है कि चेरी का हुस्न जो है वो लाजवाब है और बिखरा हुआ है, और पूरी दुनिया के हुस्न को देखने के लिए उसके पास सिर्फ 50 साल बाकी बचे हैं। तो बाकी मानदा जो 50 साल हैं उनको वो सिर्फ कहता है कि मेरे पास सिर्फ 50 साल बाकी बचे हैं। चेरी इज़ द सिंबल ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, चेरी जो है ब्यूटी ऑफ नेचर के सिंबल है। द पोएट इज़ मच इम्प्रेस्ड, शायर बहुत मुतासर है बाय द ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्री, बट मैन्स लाइफ इज़ शॉर्ट, लेकिन इंसान की ज़िंदगी थोड़ी है, टू एन्जॉय इट, इसको लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इस ब्यूटी से। द पोएट सेज दैट 50 स्प्रिंग्स आर नॉट एनफ, कि 50 साल काफ़ी नहीं है टू सी द चेरी, चेरी को देखने के लिए। द पोएट डज नॉट वांट टू स्पेंड इवन ए सिंगल मोमेंट अवे फ्रॉम चेरी, और शायर चेरी से एक लम्हा भी दूर नहीं रहना चाहता है। पॉइंट नंबर 4 से क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके लिए, 3 से 4 क्वेश्चंस हैं। इसमें एक द राइडर और रीडर है, 2 कैरेक्टर इसके अंदर लिए गए हैं, और ये जो दोनों किरदार हैं द राइडर और द रीडर, इनके दरमियान ये एक मुकालमा है, एक डायलॉग चल रहा है इस पोएम में। और राइडर जो है वो किस तरह से सफ़र के ऊपर मंजिल की तरफ जाने के लिए तैयार है, और रीडर जो है वो जो अभी उस रास्ते की उस सफ़र की मुश्किलात को सिर्फ रीड ही कर रहा है। इनका आपस में मजाज और अंदाज जो है वो डिफरेंट है। द राइडर जो है ये करेजियस लोगों का नुमाइंदा है, द रीडर जो है ये हिम्मत हारने वालों या हौसला शिकनी करने वालों का नुमाइंदा है। इस नज़म के अंदर ये डायलॉग है, इनके दरमियान आइए देखते हैं। द राइडर इज़ द रिप्रेजेंटेटिव, राइडर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, नुमाइंदा है ऑफ द इनकरेजिंग पीपल। याद रखें आपको इस पोएम का कोई भी क्वेश्चन आए आपने सबसे पहले यही जुमला लगाना है। वेयर एज द रीडर, जबकि जो रीडर है इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्करेजिंग पीपल। डिस्करेजियस पीपल भी ठीक है, हम डिस्करेजिंग लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए हमें यहाँ पे, जैसे ये इनकरेजिंग है तो इसे डिस्करेजिंग कर लीजिएगा, ING लगा लीजिएगा ई को हटाकर। द रीडर ट्राइज टू फ्राइटन, रीडर जो है वो डराने की कोशिश करता है राइडर को, बाई गिविंग रेफरेंस टू डिफरेंट डेंजर्स, मुख्तलिफ डेंजर्स का हवाला देकर, मुख्तलिफ ख़तरात का हवाला देकर, डिफरेंट डेंजर्स का हवाला देकर। द राइडर आंसर्स द रीडर टू गो वे, लेकिन हम नज़म के आखिर में देखते हैं और राइडर जो है जो हिम्मत वाला है वो बेहिम्मत शख्स को कहता है कि वो वहाँ से दफ़ा हो जाए। ही कॉल्स हिम अ कवर्ड, और वो उसे एक बुज़दिल आदमी करार देता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है नज़म के टाइटल के बारे में, ये सवाल आता है। चौथी पोएम है ये आपके स्टूडेंट्स। What does the title of the poem "Oh Where Are You Going" signify? नज़म "Oh Where Are You Going" का टाइटल क्या ज़ाहिर करता है? The title of the poem "Oh Where Are You Going" तुम किधर जा रहे हो, signifies that ज़ाहिर करता है the rider wants to go on a journey, कि राइडर जो है वो एक सफ़र पे जाना चाहता है, but the reader, लेकिन जो रीडर है tries to stop him, उसे रोकने की कोशिश करता है by giving reference to, हवाले देकर different dangers, मुख्तलिफ ख़तरात के डेंजर्स का हवाला देके। और मैंने आपको बताया कि आप ये जुमला अक्सर इस क्वेश्चन में डाल सकते हैं। द राइडर रिप्रेजेंट्स, राइडर रिप्रेजेंट करता है, नुमाइंदगी करता है द करेजियस पीपल, वेयर एज द रीडर रिप्रेजेंट्स द डिस्करेजिंग पीपल, हौसला शिकन करने वाले लोगों को हम डिस्करेजिंग पीपल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ द वैली, यानी उस वादी के ख़तरात क्या हैं।
मैंने आपको बताया कि ये जो रीडर है ये डराने वाला भी है और हिम्मत को तोड़ने वाला भी है, तो दैट्स वाई वो कई ख़तरात का हवाला देता है। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी को मंजिल पर जाते हुए नहीं देख सकते या उनको जाने से रोकना चाहते हैं, और यूँ जो है वो मुख्तलिफ डेंजर्स का हवाला दे के, ख़तरात का हवाला दे के उनका हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से ख़तरात हैं। द रीडर रिप्रेजेंट्स, रीडर जो है रिप्रेजेंट करता है, सॉरी इज़ द रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदा है। इज़ द, आप यहाँ पे दा भी लगा सकते हैं, इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिस्करेजिंग पीपल, ही ट्राइज टू फ्राइटन, वो डराने की कोशिश करता है द राइडर को बाय गिविंग रेफरेंस टू द डेंजर्स ऑफ द वैली, वादी के ख़तरात का जिक्र करके। अकॉर्डिंग टू हिम देर आर फर्नेसेस ऑफ फायर, आग की भट्टियाँ जल रही हैं, आग की भट्टी को फर्नेस कहते हैं, विच विल बर्न द राइडर, जो कि राइडर को जला देंगी। द वैली इज़ फुल ऑफ इल स्मेल, और फिर वो ये भी वाला देता है कि ये वादी जो है ये बदबू से भरी है। इल स्मेल का माना बदबू होता है कि वादी बदबू से भरी है, विच विल मैडन द राइडर, जो कि उस राइडर को पागल कर देगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से आपके लिए क्वेश्चन लिए गए हैं स्टूडेंट्स। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू द चिल्ड्रन एंजॉय द फ्रूट इन द पोएम इन द स्ट्रीट ऑफ फूड स्टॉल्स। ये नज़म का नाम है इन द स्ट्रीट ऑफ फूड स्टॉल्स, यानी फ्रूट स्टॉल्स की गलियों में, फ्रूट की दुकान या फ्रूट के बाज़ार की गलियों में किस तरह से ये बच्चे जो है वहाँ पे आते हैं और वहाँ से जो वहाँ पे लगे जो बिकने वाले फल हैं उनको ख़रीद कर, और उन फलों में ये मेलन है, गावा है, मैंड्रिन है, तो किस तरह से वो उसको ब्रेक ओपन करते हैं, किस तरह से उनको एंजॉय करता है, ये देखते हैं। द चिल्ड्रन एंजॉय द फ्रूट जूस, फ्रूट मच, बच्चे फ्रूट को बहुत एंजॉय करते हैं वहाँ पे। दे बाय मेलन, वो वहाँ से मेलन आप जानते हैं खरबूजे को कहते हैं, और गावा अमरूद, एंड मैंड्रिन ये माल्टे की किस्म का एक फल है। दे ब्रेक देम ओपन, उनको ज़बरदस्ती खोलते हैं, और इस तरह से उनका जो जूस उन फलों का बाहर आ जाता है। द जूस ऑफ द फ्रूट्स, उन फलों का जो जूस है, मेक्स देयर माउथ, फिंगर्स, चीक्स, नोज़ एंड चिन को वेट कर देता है, गीला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ डू द फ्रूट्स लुक लाइक टू द पोएट। अब बच्चों के लिए तो ये दुनिया जो है ये इंजॉयमेंट की जगह है, क्योंकि बच्चे अभी मेच्योरिटी की एज पे नहीं होते, वो दुनिया में मौजूद ख़तरात को नहीं समझते। लेकिन पोएट जो है चूँकि दुनिया को एक ख़तरे की जगह आप समझने लग गया है, क्योंकि शायर के नज़दीक दुनिया में बम आ गए हैं, एटम बम हैं जो कि दुनिया को सफ़ हस्ती से मिटा सकते हैं। तो शायर परेशान है। शायर को वो टोकरियों में जुड़े हुए जो फल हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे वो तोप के गोले हैं। तो शायर को फ्रूट कैसा लगता है। द पोइट हैज़ मैंशन द 3 फ्रूट, शायर ने इस नज़म में 3 फलों का जिक्र किया है। दे आर मेलन, वो मेलन है, गावा है, एंड मैंड्रिन है। दीज फ्रूट्स, और ये जो फल हैं, लुक लाइक कैनन बॉल्स, वो उसे ऐसे लगते हैं जैसे तोप के गोले हों। कैनन बॉल्स का लफ्ज़ वहाँ पे प्रॉपर्ली यूज़ किया गया आपके टेक्स्ट बुक के, कैनन बॉल्स टू द पोइट, बिकॉज दे ग्लो रेड हॉट फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि वो अंदर से रेड हॉट हैं और चमकते हैं। दे लुक लाइक बम्स टू द ऑफ द राउंड शेप, और शायर को ऐसे लगता है जैसे गोल शक्ल के बम हैं। और कहानी का थीम अब पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है और भी बेहतर तौर पे पता चलेंगे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, यानी इस पोएम का थीम क्या है। इन द स्ट्रीट्स ऑफ फूड स्टॉल्स द पोएट हैज़ सिम्बॉलिकली पॉइंटेड आउट, शायर ने अलामती तौर पे पॉइंट आउट किया है द डेंजर्स ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर हथियारों के ख़तरात को। देयर इज़ थ्रेट ऑफ वार, जंग का ख़तरा है, मिजरी, गुर्बत का ख़तरा है, मुसीबत का ख़तरा है, एंड पॉवर्टी का, गुर्बत का। बट ऑल दीज थिंग्स हैव फेल्ड टू क्रश मैन्स लव फॉर एन्जॉयमेंट, लेकिन बच्चे जो है इस चीज़ से बेखबर हैं और बच्चे इस चीज़ से बालातर हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, प्लेजर ले रहे हैं अपने फलों से। पोएम नंबर 6 में से भी अक्सर क्वेश्चन पुट किया जाता है, सिंधी वुमेन, पोएम का नाम है सिंधी वुमेन। तो आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द पोएट रिफ्लेक्ट, शायर क्या सोचता है। ये रिफ्लेक्ट कैसे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डिड लगा हुआ है, तो ऐसा डाल लीजिएगा। व्हाट डिड द पोएट रिफ्लेक्ट, शायर ने क्या सोचा व्हेन ही सा सिंधी वुमेन, जब उसने सिंधी वुमेन को देखा वहाँ पे। व्हेन द पोएट सा सिंधी वुमेन, जब शायर ने सिंधी वुमेन को देखा, ही रिफ्लेक्टेड, तो उसने सोचा। जो सोचा है आपने उसे मार्कर से करना, ये स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक में से ली लाने हैं। और शायर एक पैगाम देता है कि दे स्टैंड मोर स्ट्रेट, वो लोग बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। हु लर्न टू वॉक बिनेथ वेट, जो वज़न तले चलना सीख लेते हैं, यानी जो वज़न उठा के वेट उठा के चलना सीख लेते हैं, उन्हें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं होती, वो सीधे ही रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं। इसका मैंने थोड़ी सी तशरीह भी कर दिया आपके लिए, इसको एक्सप्लेन कर दिया, ज़रा देख लीजिएगा। द पॉइंट मीन्स टू से दैट, शायर का मुराद ये है दैट दोज पीपल, कि वो लोग हो बियर द बर्डन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो जिम्मेदारियों को बोझ उठाते हैं। दे डू नॉट नीड टू बो बिफोर एनीवन, उन्हें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इस सिंधी वुमेन की चाल के बारे में, उसकी गेट के बारे में
उसके वॉक के बारे में, उसके ट्रेड के बारे में क्वेश्चन किया गया। ये लफ्ज़ वॉक हो या ट्रेड हो या गेट हो, इसका मतलब एक ही है। गेट की स्पेलिंग GAIT, गेट, याद रखिएगा। तो सिंधी वुमेन की चाल कैसी है? चूँकि इसमें सिंधी वुमेन की एक मंजरकशी राइटर ने की है, तो दैट्स वाई उस औरत की गेट को हम चाल को देखते हैं। तो गेट ऑफ द सिंधी वुमेन इज़ वेरी चार्मिंग, उसकी चाल बड़ी दिलकश है। एंड ग्रेसफुल, शी इज़ वॉकिंग इम्प्रेसिवली, और वो दिलकश अंदाज से चल रही है। देयर इज़ रिदम इन हर मूवमेंट्स, उसकी मूवमेंट में अंदर रिदम है। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्ज़ों में, हर गेट इज़ एज स्मूथ, उसकी चाल इतनी स्मूथ है एज द वेव्स ऑफ द स्ट्रीम, जैसे नदी की लहरें होती हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कराची के हालात, क्योंकि सिंध का दारुल-हुकूमत कराची है, और कराची की जो स्लम्स हैं, यानी कराची के वो इलाके जो अभी अंडर डेवलप हैं और यहाँ पे भी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, कच्ची आबादियाँ हैं, उसकी स्लम्स का यानी राइटर ने जिक्र किया कि कराची स्लम्स कैसी है, यानी कराची की जो गलियाँ हैं, उसकी जो कराची के वो इलाके जो अंडर डेवलप है, उनकी कंडीशन क्या है। तो द कंडीशन ऑफ द कराची स्लम्स, कराची की कच्ची आबादियों की जो हालत है, इज़ वेरी पुअर, बहुत पुअर है। देयर इज़ नो क्लीनलीनेस, वहाँ पे कोई सफाई नहीं है, स्टोन्स पड़े हुए हैं, गार्बेज है, एक्सक्रीमेंट है। एक्सक्रीमेंट कहते हैं कि जानवरों का जो फुजला होता है। एंड पीसेस ऑफ ग्लास, और शीशे की जो किरचियाँ हैं, टुकड़ियाँ हैं, वो पड़े हुए आर लाइंग इन द कराची स्लम्स। और ये नज़म जो है इसका नेक्स्ट जो है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, ये पोएम नंबर 7 है। इसमें से मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि इसके ज़्यादा क्वेश्चन इस पोएम के नहीं बनते। आमतौर पे इसका एक ही क्वेश्चन बनता है, वो मैंने आपके लिए लिख डाला है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम टाइम, नज़म टाइम का थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोएम टाइम इज़ दिस दैट, इस नज़म का थीम ये है कि एवरीथिंग सीम्स सूटेबल, कि हर चीज़ सूटेबल दिखाई देती है। व्हेन इट हैपन, जब ये होती है, इन इट्स राइट टाइम, अपने मुनासिब वक्त पर। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, द पोएम इज़ अबाउट द सूटेबिलिटी एंड अनसूटेबिलिटी ऑफ टाइम, वक्त की मौजूपन और वक्त के नामौजूपन के बारे में, सूटेबिलिटी और अनसूटेबिलिटी के बारे में। अकॉर्डिंग टू द पोएट, शायर के मुताबिक, नथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपन्स, कि इस दुनिया में कुछ नहीं होता आउट ऑफ प्लेस, नामौजू या गैर मौजू तौर पर, यानी सब कुछ अपने शेड्यूल के मुताबिक होता है। एवरीथिंग हैपन्स अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, हर चीज़ एक शेड्यूल के मुताबिक होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स पोएम नंबर 8 में से क्वेश्चन लिए गए हैं। पोएम का नाम है ओज़िमेंडियस। इसमें आप जानते हैं कि एक मुजस्मा दिखाया गया है। ओज़िमेंडियस नामी एक पुराने बादशाह का, एक कदीम बादशाह है, कदीम शहनशाह है किसी सरजमीन का। तो उसके स्टैचू की बात की गई है। तो एक मुसाफिर ने रेतले मैदान में, एक सहरा में एक ट्रैवलर को देखा था। एक मुसाफिर ने एक डेजर्ट में इस ओज़िमेंडियस के मुजस्मे को देखा था। तो उसके मुजस्मे की कंडीशन के बारे में राइटर ने सवाल अक्सर जो है पेपर में पुट किया जाता है। आइए इसका जवाब देखते हैं कि उस स्टैचू की कंडीशन क्या है। ओज़िमेंडियस का, यानी ओज़िमेंडियस का, ये लफ्ज़ ओज़िमेंडियस है, उसका स्टैचू कैसा है। द कंडीशन ऑफ द ओज़िमेंडियस स्टैचू, ओज़िमेंडियस के स्टैचू की, उसके मुजस्मे की जो हालत है, वॉस माइजरेबल, वो खस्ता हाल थी। द स्टैचू वॉज लाइंग लोनली, और स्टैचू बिल्कुल तनहा पड़ा हुआ था, अकेला पड़ा हुआ था। इन द वास्ट, ये लफ्ज़ वास्ट है, स्टूडेंट्स गलती हो गई, ये पास्ट नहीं है, वास्ट है, यहाँ पे पी की जगह वी है। वास्ट डेजर्ट का मतलब होगा वसी सहरा में। इट्स लेग्स वर हाफ संक, उसकी जो टांगे थी मुजस्मे की आधी धंसी हुई थी। हाफ संक, आधी धंसी हुई, सिंक की थर्ड फॉर्म है, संक इन द सैंड, रेत में। दोज लेग्स पर ट्रंकलेस, और उसका धड़ वहाँ पे मौजूद नहीं था, धड़ कहीं और पड़ा हुआ था। इट्स वाइसेज, और मुजस्मे का जो चेहरा है, वाइसेज चेहरे को कहते हैं, वो अलग पड़ा हुआ था। देयर आर रिंकल्स, और रिंकल्स थी, झुर्रियाँ पड़ी थी और द वाइसेज चेहरे पर। इन शॉर्ट द कंडीशन ऑफ द स्टैचू वॉज पिटिएबल, इस स्टैचू की हालत जो है वो काबिल रहम थी। एक और क्वेश्चन बहुत बड़ा इम्तिहान में आया कि उस मुजस्मे के नीचे जो बेस पे, जिसको हम पेडिस्टल कहते हैं, चबूतरा कहते हैं, उसके ऊपर क्या लफ्ज़ जो है वो तहरीर किए गए थे, कंदा किए गए थे। इंस्क्राइब का माना कंदा करना होता है। सो व्हाट वर्ड्स वर इंस्क्राइब, कौन से अल्फाज कंदा किए गए थे एट द बॉटम ऑफ द स्टैचू। द फॉलोइंग वर्ड्स वर इंस्क्राइब, मदरज अल्फाज जो है वो कंदा किए गए थे एट द बॉटम ऑफ द स्टैचू। ये लफ्ज़ नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अल्फाज वहाँ पे कंदा किए गए थे, ये देखते हैं। अल्फाज लिखे हुए देखे, माई नेम इज़ ओज़िमेंडियस, कि मेरा नाम ओज़िमेंडियस है। किंग ऑफ द किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह था। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कारनामे देखो, मेरे कामों को देखो। ही माइटी, मैं इतना ताकतवर था। एंड डेस्पेयर, और आज इस कदर मैं डेस्पेयर यानी मायूसी के आलम में पड़ा हुआ हूँ। और नेक्स्ट स्टूडेंट से पोएम नंबर 9 में से क्वेश्चन लिया गया, व्हाट डज द स्पैरो होल्ड इन हर बीक। स्पैरो ने, चिड़िया ने अपनी चूंच में क्या पकड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि इस नज़म के अंदर एक स्पैरो दिखाई गई है, और जिसके 10 छोटे बच्चे दिखाए गए हैं, जिनके लिए वो बाजरे का सिर्फ एक दाना लेके आती है, जो कि काफ़ी नहीं है। सो बाजरे का एक दाना उसने पकड़ा हुआ है।
और वो अपने 10 बच्चों की भूख मिटाने के लिए आई है। और ऑब्वियसली बाजरे का एक दाना काफ़ी नहीं है। द स्पैरो होल्ड्स ग्रेन, चिड़िया ने एक ग्रेन ऑफ मिलेट, बाजरे का एक दाना पकड़ा हुआ है नरबी का अपनी चोंच में। द स्पैरो हैज़ कम टू फीड इट्स यंग वंस, और स्पैरो जो है अपने यंग वंस को खिलाने के लिए आई है। दिस ग्रेन ऑफ मिलेट, और बाजरे का ये दाना इज़ नॉट इनफ, काफ़ी नहीं है टू सेटिस्फाई द हंगर, उनकी भूख को मिटाने के लिए, उनकी भूख को मुतमन करने के लिए। इसका थीम फिर ये बनता है इस नज़म का, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द फीड। नज़म द फीड का थीम क्या है? इन द सिंपल पोएम, द पोएट हैज शोन द प्रॉब्लम्स ऑफ ए बिग फैमिली। यहाँ पे एक बड़ी फैमिली के मसाइल को राइटर ने दिखाया है। द फैमिली इज़ बिग इन साइज़, फैमिली जो है वो साइज़ में बड़ी है। बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, यानी बाजरे का एक दाना थोड़ा है और फैमिली जो 10 बच्चों पर मुश्तमिल है। सो मदर स्पैरो हैज़ ब्रॉट, तो चिड़िया अम्मी जो है वो लेके आई है अ ग्रेन ऑफ मिलेट, बाजरे का दाना, और बाजरे का एक दाना लेके आई है चूँकि, तो दैट्स वाई ये काफ़ी नहीं है। इट शोज़ द इनसफिशिएंसी, ये लफ्ज़ इनसफिशिएंसी है, दरअसल इनसफिशिएंटली नहीं है, इनसफिशिएंसी है, CIENCY, ये TLY हटा दीजिएगा और CY लिख दीजिएगा, इनसफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज। आप शॉर्टेज भी कह सकते हैं, आप इसको शॉर्टेज भी कह सकते हैं ऑफ रिसोर्सेज फॉर ए बिग फैमिली। और इसके बाद पोएम नंबर 10 है, लैयर पोएम में से ये क्वेश्चन दिया गया है, विच वीकनेस ऑफ द मॉडर्न मैन, जदीद दौर के इंसान की कौन सी कमज़ोरी जो है इस मैंशनड, जिक्र किया गया है इन द पोएम लैयर, नज़म लैयर में, यानी नज़म लैयर में जदीद दौर के इंसान की कौन सी कमज़ोरी का जिक्र किया गया है। याद रहे स्टूडेंट्स, लैयर का माना फुर्सत होता है, और जदीद दौर का इंसान जो वो इतना मादा प्रस्त हो गया है, रुपए पैसे के मामले में इतना इन्वॉल्व हो गया है कि उसके पास वक्त नहीं बचा। लैयर का माना बेटे फ्री टाइम होता है, तो वो उसके ऊपर एक तंज़िया नज़म है। तो लव फॉर मटेरियलिज्म, यानी मादा प्रस्ती की चाहत, रुपए पैसे की चाहत, बैंक बैलेंस की चाहत, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की चाहत, इसको मटेरियलिज्म कहते हैं। लव फॉर मटेरियलाइजिंग या मटेरियलिज्म कहना चाहिए, इनफैक्ट मटेरियलिज्म है, LIZM कर लें। मटेरियलिज्म इज़ द वीकनेस ऑफ द मॉडर्न मैन, वो जदीद दौर के इंसान की कमज़ोरी है। द मॉडर्न मैन हैज़ बिकम सो मटेरियलिस्टिक, जदीद दौर का इंसान इतना मटेरियलिस्टिक बन चुका है, दैट ही हैज़ नो स्पेयर टाइम, कि उसके पास फ़ारग वक्त नहीं बचा फॉर नेचर के लिए, एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और मज़ारात फितरत के लिए। और इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ हरीड एंड वरीज, और यही वजह है कि जदीद दौर के इंसान की ज़िंदगी हरीज और वरीज से क्या है, भर गई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। आप यही जवाब जो है वो 28 के लिए लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि यही इस नज़म का पैगाम है और यही इस नज़म के अंदर तंज़ की गई है। तो मैं आपके लिए बहरहाल इसके अलग से भी मैं बोल देता हूँ आपके लिए। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लैयर, नज़म लैयर का जो सेंट्रल आइडिया है, इज़ दिस दैट मॉडर्न मैन हैज़ बिकम मटेरियलिस्टिक। ऊपर वाले क्वेश्चन में मटेरियलिस्टिक के स्पेलिंग ज़रा गलत थे, आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। ही हैज़ नो टाइम टू एंजॉय नेचर एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, इंसान के पास यानी जदीद दौर के इंसान के पास नेचर को और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को एंजॉय करने का वक्त नहीं है। हिज लाइफ हैज़ बिकम फुल ऑफ टेंशंस, उसकी ज़िंदगी टेंशनों से भर गई। द पोएट कॉल्स सच ए लाइफ वेरी पुअर वन, और शायर ऐसी ज़िंदगी को बड़ी फजूल ज़िंदगी करार देता है। इसके बाद 11 नंबर पोएम में से क्वेश्चन लिया गया है, इलामा इकबाल की ये पोएम है, रुबाइयात, इस पोएम का टाइटल है रुबाइयात। इसमें कुछ रुबाइयाँ दी गई हैं, उन रुबाइयों में से एक रुबाई पे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्स दैन स्लेवरी, ग़ुलामी से भी बदतर कोई चीज़ है तो वो क्या है। यानी ग़ुलामी, स्लेवरी एक बुरी चीज़ है और बैड है, लेकिन उससे भी बुरी है, वर्स ये सेकंड डिग्री है। व्हाट इज़ वर्स दैन स्लेवरी, ग़ुलामी से भी क्या बुरा है। सो हैव नो फेथ, ईमान का ना होना, ईमान का ना होना, टू हैव नो फेथ इज़ वर्स दैन स्लेवरी, ग़ुलामी से भी बुरा है। इलामा इकबाल एड्रेसेस द मॉडर्न मैन, इलामा इकबाल जदीद दौर के इंसान से मुखातब होता है, एंड टेल्स हिम दैट अ मैन विदाउट फेथ, के वो शख्स जिसका ईमान नहीं है, इज़ वर्स दैन ए स्लेव, वो एक ग़ुलाम से भी बुरा है। द वर्ड ले द स्ट्रेस ऑन, शायर ज़ोर देता है, ले स्ट्रेस ऑन का माना ज़ोर देना होता है, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ, यकीन और ईमान की ज़रूरत पर। 30 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इसी पोएम से लिया गया है, what has made the efforts of the Muslims fruitless। चूँकि इस नज़म में मुसलमानों की जो हालत ज़ार है, जो बुरी हालत है, उसके ऊपर भी राइटर ने यानी इलामा इकबाल ने तनकीद की है और उनकी कुछ ख़राबियाँ मुसलमानों की बयान की हैं, जिसकी वजह से उनकी कोशिशें जो है वो फ्रूटलेस हैं, बेसमर हो रही हैं, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा। वो क्या है, एक तो डिसहारमनी है, डिसहारमनी होता है इख्तलाफात का होना, हम आहंग ना होना, यानी हम ख्याल ना होना, इख्तलाफात को पालना।
लैक ऑफ यूनिटी और दूसरा इत्तेहाद का ना होना, और तीसरा अनफेथफुलनेस है यानी ईमान का ना होना। हैव मेड द एफर्ट्स ऑफ द मुस्लिम फ्रूटलेस, द मुस्लिम्स हैव लॉस्ट लव्स मैडनेस, और मुसलमानों के लिए जो आपस में मोहब्बत का जुनून था, लव्स मैडनेस, ये जुनून थी वो ख़त्म हो गया है। दैट्स वाई देयर एफर्ट्स आर यूजलेस, यही वजह है कि उनकी कोशिशें रंग नहीं ला रही, वो फजूल जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स के 30 क्वेश्चन भी काफ़ी होंगे, मैंने 5 से 6 सवाल आपके लिए और इसमें डाले हैं। आप अगर ये कर सकते हैं तो ये भी ज़रूर कर लीजिएगा, वरना जो वीक स्टूडेंट्स हैं, कमज़ोर हैं और जो लर्निंग कैपेसिटी कम रखते हैं उनके लिए ये 30 क्वेश्चन भी काफ़ी होंगे। बहरहाल रबायात में से क्वेश्चन और लिया गया है। अकॉर्डिंग टू द पोइट प्रेजेंट एज इज़ फुल ऑफ अलोरमेंट्स, जदीद दौर जो है वो कशिश से भरा है, अलोरमेंट्स दिलकशियों से, रंगीनियों से भरा है। देयरफॉर द मुस्लिम्स नीड ए स्ट्रॉन्ग फेथ, लिहाजा मुसलमानों को मजबूत ईमान की ज़रूरत है। लाइक दैट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा उनका ईमान था, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो सच्चाई के रास्ते से नहीं हटे थे। ही डिड नॉट डेविएट फ्रॉम हिज पाथ फेथ, यानी वो फेथ से नहीं, यानी ईमान से नहीं हटे थे। इवन दो ही वॉज थ्रोन इनटू बर्निंग वेल, अगरचे उन्हें एक जलते हुए कुएं में फेंक दिया गया था। तो हमें भी ऐसे ही ईमान की ज़रूरत है कि हम गुमराह ना हो सकें। नेक्स्ट 15 नंबर पोएम में से क्वेश्चन लिया गया है। व्हाट एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड आर मेंशन इन द पोएम गॉड्स एट्रीब्यूट्स। नज़म गॉड्स एट्रीब्यूट्स, अल्लाह के सिफ़ात, इस नज़म में से कौन सा जो है वो सिफ़ात का अल्लाह का जिक्र किया गया है। वैसे तो अल्लाह ताला के हमने 99 नाम पढ़े हैं जो कि उसके सिफ़ाती नाम हैं, तो उनमें से 3 का जिक्र राइटर ने किया है। 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड आर मेंशन, 3 एट्रीब्यूट्स पेश किए गए इन द पोएम गॉड्स एट्रीब्यूट्स। दीज एट्रीब्यूट्स आर द सीइंग, यानी अल्लाह ताला जो है अल बसीर है, द हियरिंग और सुनने वाला है, और द नोइंग यानी अल ख़बीर भी है, अल अलीम भी है, जानने वाला भी है, और अल समी भी है। द हियरिंग का माना अल समी। तो ये 3 वर्ड्स जो हैं, ये 3 एट्रीब्यूट्स अल्लाह ताला के लिए गए हैं। दीज एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, अल्लाह के ये सिफ़ात कैन बी वेरी इफेक्टिव इन कैरेक्टर बिल्डिंग, हमारे किरदार साजी में बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, 16 नंबर पोएम में से लिया गया है, ये 17 शायद पोएम है। बुल्ले शाह के बारे में, ये बुल्ले शाह की ये पोएम है, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द बुल्ला, यानी हज़रत बुल्ले शाह का जिक्र यहाँ पे किया गया कि बुल्ला ने कौन सी फीलिंग्स का इज़हार किया है ऑन द डेथ ऑफ हिज स्पिरिचुअल गाइड, अपने रूहानी जो गाइड थे, यानी जिसको हम पीर साहब कहते हैं, अपने रूहानी गाइड यानी स्पिरिचुअल गाइड की वफ़ात पर बुल्ले शाह ने किस तरह की फ़ीलिंग का इज़हार किया है। आइए देखते हैं इस नज़म को भी, ये एंड से नज़में ली गई हैं आपके लिए। द फीलिंग्स ऑफ बुल्ला, बुल्ले के जो फीलिंग्स हैं वर एक्सट्रीमली सैड, बहुत दुख भरे थे। ऑन द डेथ ऑफ स्पिरिचुअल गाइड, अपने रूहानी पीर की वफ़ात पर। बुल्ला हैड ग्रेट लव एंड डिवोशन फॉर स्पिरिचुअल गाइड, क्योंकि बुल्ले शाह जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे और अकीदत रखते थे अपने स्पिरिचुअल गाइड के लिए। बुल्ला वास अगास्ट, बुल्ला परेशान है, एंड टेरिफाइड, डरा हुआ है ऑन द डेथ ऑफ स्पिरिचुअल गाइड, अपने स्पिरिचुअल गाइड की मौत पर। नेक्स्ट हज़रत मंसूर के बारे में एक पोएम यहाँ पे एक शामिल की गई है, ये भी नज़म के आखिरी नज़मों में से आपकी ये नज़म तकरीबन ली गई है। वाई डिड मंसूर माउंट ऑन द गैलोस, यानी हज़रत मंसूर की बात हो रही है कि वो किस तरह जो है एक फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। तो मंसूर जो थे वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में, उसकी चाहत में डूब गए पूरी तरह, और दैट्स वाई वो अपने आप को अल्लाह ही कहने लग गए, और उस वक़्त के बादशाह ने उन्हें फांसी की सज़ा दे दी, और वो तख्त पे भी यही, गैलोस का माना बड़े फांसी का तख्ता होता है, उसके ऊपर भी यही बात कर रहे थे। सो मंसूर माउंटेड द गैलोस, मंसूर जो है वो फांसी के तख्ते पे चढ़ गया, बिकॉज मंसूर हैड इंटेंस लव फॉर हिज बिलव्ड अल्लाह अलमाइटी, क्योंकि वो अल्लाह ताला के लिए बेशुमार बेपनाह मोहब्बत रखते थे। व्हेन अ पर्सन नोज हिमसेल्फ एंड हिज क्रिएटर, और जब इंसान जो है अपने आप को और अपने खालों को पहचान लेता है, ही इज़ ब्लेस्ड विद लव, तो उसे ऐसी ही मोहब्बत नसीब हो जाती है। एवरी अदर थिंग बिकम्स यूजलेस फॉर हिम, लिहाजा दुनिया की कोई चीज़ उसके लिए अहमियत नहीं रखती, फजूल बन जाती है। दीज वर द फीलिंग्स ऑफ द मंसूर फॉर अल्लाह, और यही मंसूर के फीलिंग्स के अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। आखिरी 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनको भी देख लें। आखिरी 2 क्वेश्चन हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट कीप अ पर्सन अलाइव, वो कौन सी चीज़ें जो इंसान को ज़िंदा दिल रखती हैं, ज़िंदा रखती हैं, अलाइव रखती हैं। ये हमारी पोएम है द डिलाइट सॉन्ग, उसमें से लिया गया है। 17 नंबर पोएम है द गुड रिलेशन ऑफ मैन, इंसान का अच्छा तल्लक विद द अर्थ, ज़मीन के साथ, द लॉर्ड आका के साथ, एंड एटमॉस्फेयर और माहौल के साथ, कीप्स ए पर्सन अलाइव, इंसान को जिंदा दिल रखता है, ज़िंदा रखता है। अ पर्सन शुड हैव गुड रिलेशंस टू ऑल, एक से उसको अच्छे तल्लकात रखने चाहिए। दैट इज़ ब्यूटीफुल एंड फ्रूटफुल, हर उस चीज़ से जो खूबसूरत हो और फ्रूटफुल हो। आखिरी क्वेश्चन जो है ये आपकी आखिरी पोएम में से ली गई है, यानी एक ऐसा शख्स, उसके यानी नज़म का नाम है अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स, यानी एक ऐसा शख्स जो सिर्फ गुफ्तार का गाजी हो, गुफ्तगू करता हो, सिर्फ बातें करता हो, बल्कि अमाल ना कर दो, अमली तौर पे कुछ भी ना करता हो। अ मैन ऑफ वर्ड्स
एंड नॉट ऑफ डीड्स। उसके बारे में क्वेश्चन है कि इस दुनिया में हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सिर्फ बातें ना करें बल्कि प्रैक्टिकली भी कुछ करके दिखाएं। सो ये नज़म जो आगे देखते हैं, अ पर्सन हु ओनली टॉक्स, एक शख्स जो सिर्फ बातें ही करता है, एंड डजंट वर्क प्रैक्टिकली, और अमली तौर पे काम नहीं करता, इज़ वेरी यूजलेस, बड़े फजूल है। ही इज़ एज वर्थलेस, वह ऐसे ही फजूल होता है जैसे जड़ी बूटियाँ फजूल होती हैं। वो वीड्स, ये फजूल जड़ी बूटियों को कहते हैं। ही कैन नॉट बी यूजफुल फॉर ह्यूमैनिटी, वो इंसानियत के लिए कोई फ़ायदा नहीं रख सकता। इन दिस वर्ल्ड वी नीड प्रैक्टिकल पीपल, हमें प्रैक्टिकल लोगों की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के 36 क्वेश्चन थे। इनमें से आप पहले 30 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं और ये मटेरियल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आज की वीडियो हमारी यूज़फुल साबित होगी। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।